Today is our topic is AC generator 16.6 alternating current generator. Before starting this one, you want to show this one. Do you know? यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या कहता है. द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट हमारे पास क्या है वो हेनरी है हमारे पास. और हेनरी पर होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के हमारे पास. बस इसको नोट कर लें. इसको कहता है AC जनरेटर क्या है. AC जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. सच डिवाइस हु विल जनरेट अल्टरनेटिंग करंट. कहता है AC जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये सिंपल किस्म का जनरेटर होता है. डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो कन्वर्ट करता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव EMF और अल्टरनेटिंग करंट. यानी कि उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. अभी देखिए ये रेड का दिखा रहा है पास. ये कॉइल है, एक लूप है हमारे पास, एक कंडक्टर है. ये एक टर्न दिखाया जा रहा है समझाने के लिए, लेकिन क्या होता है मल्टीपल टर्न होते हैं यहाँ पे. ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ है, और ये साउथ है. फील्ड आ रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है. वो कट करेंगे किसी कंडक्टर को, तो पहले पढ़ चुके हैं. जब एन एवर मैग्नेटिक फील्ड कट अ कंडक्टर इट विल इंड्यूस अ वोल्टेज इनसाइड इट. तो क्या होगा, जब ये कट करेंगे फील्ड इस कंडक्टर को, तो इसमें इंड्यूस कर देंगे वोल्टेजों को. उसको हम कलेक्ट कर लेंगे वोल्टमीटर के ज़रिए. यहाँ पे कार्बन बुशेस लगा रखे हैं और यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ है पास. ये शाफ्ट है, पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है आपको. ये शाफ्ट है, ये एक्सल के अंदर रोटेट करती है. लेकिन मैकेनिकली ये रोटेट होता रहेगा कॉइल, या ये कॉइल कंडक्टर रोटेट होता रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाऊँगी, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा, जो नोट होगा हमारे पास वोल्टमीटर के अंदर. तो कहता है ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. यह इंड्यूस EMF इसमें पैदा हो जाता है. इसमें जो इंड्यूस होगा वो इंड्यूस EMF भी होगा, इंड्यूस करंट भी होगा. एंड AC जनरेटर वर्क इन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंडक्शन हम जानते हैं, यानी कि फिजिकली तो कट, ये फिजिकल तो टच नहीं हुई दोनों, यानी कि ना पोल्स और ना ही ये कंडक्टर आपस में टच हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने कट किया किसी कंडक्टर को, तो उसने इंड्यूस कर दिया उसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF. ये इंडक्शन हुई. इंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट होता है, कंडक्शन नहीं है, इंडक्शन है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है हमारे पास ये. तो इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम AC को जनरेट कर रहे होते हैं, या इंड्यूस EMF को जनरेट कर रहे होते हैं. छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ ये आइडिया देने के लिए था. कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ AC जनरेटर, तो आपका जवाब होना चाहिए सच डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड AC जनरेटर, या जनरेटर कह सकते हैं सिंपल. ठीक है, यहाँ पे अब दिखा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन क्या है. ये कॉइल हमारे पास है, दूसरी कॉइल ये हमारे पास. तो क्या होता है, इसके अंदर हमने इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ, जो स्ट्रेट लगा रखा है इसके अंदर. जब भी करंट पास होगा इस कॉइल के अंदर से, तो इस कॉइल में क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे हमारे पास. जब साउथ और नॉर्थ पोल बन जाएंगे इस कॉइल के अंदर, तो क्या करेंगे, वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देंगे. ये ऊपर भी होंगी, नीचे भी होंगी, लेकिन समझाने के लिए ऊपर दिखाया गया है. और जब इसके अंदर कोई सेकेंडरी कॉइल हो, कोई एक कॉइल होगी, उसको आगे कन्वर्ट कर, उससे कनेक्ट किया हुआ हो गैल्वेनोमीटर के ज़रिए, तो क्या होगा, तो ये फील्ड जब कट करेगी इस कॉइल को, तो इसमें इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट पैदा कर देगी, जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं. दोबारा बताता हूँ इसको आपको. देखें, ये सोर्स हमारे पास बैटरी है, ये सोर्स DC है, ये सोर्स DC भी हो सकती है, ये सोर्स AC भी हो सकती है. जहाँ पे सोर्स DC है तो इसके लिए रियोस्टेट इस्तेमाल किया गया, ताकि इसके अंदर क्या करेंगे, इसके करंट जो इसमें से गुजरेगा उसको कंट्रोल कर सके. ताकि करंट कंट्रोल होगा तो वेरिंग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. जब वेरिंग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड कट करेंगे किसी कंडक्टर को, तो उसमें इंड्यूस कर देंगे इंड्यूस करंट को और इंड्यूस वोल्टेज को, जो गैल्वेनोमीटर के ज़रिए शो होगा. ठीक है, होता क्या है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, ये जो फिजिकली तो कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या म्यूचुअली इंडक्ट हो गया. म्यूचुअली एनर्जी यहाँ से प्राइमरी कॉइल से ट्रांसफर हो गई किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल में. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, जैसे ही करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, दस मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एज वेल. इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी. करंट के चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिंग आएगा. लिंकिंग द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल, तो इस तरह से इस फील्ड के ज़रिए लिंक हो जाएगा. इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेटेड है, लेकिन मैग्नेटिकली क्या हुआ, लिंक हो जाएगा प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए. इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल में क्या है, इन द सेकेंडरी कॉइल दिस शिफ्टिंग फ्लक्स काजेज एंड EMF. यही जो फील्ड है, वेरिंग फील्ड है, यही वजह बनती है इस कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट को जनरेट करने के लिए.
ये तरीका कार कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है और डिस्क्राइब करता है इस प्रोसेस को। द सेकेंडरी कॉइल्स ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल। जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करेगा प्राइमरी कॉइल के करंट पे। देखिए याद रख लीजिए इस बात को, यानी कि जो करंट है प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो उसकी वेरी होने पे सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ वेरी होगा। ठीक है, यहाँ कहता है सेकेंडरी कॉइल्स ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी कॉइल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो प्राइमरी कॉइल में जो भी चेंज हो रहा होगा करंट उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी वेरी हो रहा होगा। प्रोपोर्शनल हो गया दोनों दोनों। डेल्टा आई मीन्स पी मीन्स प्राइमरी और एस मीन्स सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल के लिए पी इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी कॉइल के लिए एस। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो एस होगा। सेकेंडरी में प्राइमरी में करंट था हमारे पास तो प्रोपोर्शन घटेगा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन आ रहा है ड्यू टू अपोजिंग साइन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, साइन नहीं डायरेक्शन ऑफ द करंट। माइनस साइन इस्तेमाल कैसे हो रहा है, जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एम लगा देते हैं या कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन हुई है तो इसलिए क्या है वो एम कैपिटल आ गया। अगर एम मालूम करना होगा तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जो है मल्टीप्लाई कर रहा था एम को, तो वहाँ जाके ये डिवाइड कर देगा। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एम एस, सेकेंडरी में जो म्यूचुअल इंडक्शन हुई है वो बराबर हो जाएगा सेकेंडरी ईएमएफ डिवाइड बाय डी आई पी बाय डी टी। एम क्या है वो कांस्टेंट है, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं दोनों कॉइलों का। यानी कि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल ने इंडक्शन कराई किसके अंदर सेकेंडरी कॉइल में, तो उसकी जो इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे नया टॉपिक आ रहा है के पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज़ एन स्टैटिक मशीन। ये एक स्टैटिक किस्म की एक मशीन है हमारे पास फॉर ट्रांसफॉर्मरिंग पावर, जिसके तरीके करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर को फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर। तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो कहता है ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक मशीन है और वो यूज़ की जाती है पावर को ट्रांसफ़र करने के अंदर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर हम कर सकते हैं ये काम। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा भी आपको समझाते हैं किस तरह से कर सकते हैं उसको। यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। नंबर ऑफ टर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन में, यहाँ पे हम रेड में दिखा रहे हैं। और ये कोर है। क्या होता है कि प्राइमरी में जब करंट पास करते हैं तो करंट जब उस कॉइल में से गुजरता है तो फील्ड बनाता है। फील्ड जब कट करती है इस कंडक्टर को, यानी कि इस कंडक्टर को तो नहीं, इस कोर को जो कट करती है तो इसमें फ्लक्स जनरेट करती है। फ्लक्स क्या होता है, इसमें से रोटेट होकर चला जाता है इसके अंदर। जब वो यहाँ जा रहा होता है तो वो क्या करता है, इस वाइंडिंग को टच करता है, कट करता है, क्या करता है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस वोल्टेज जनरेट कर देता है। ये सिंपल किस्म का एक प्रोसीजर होता है किसका, ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर क्या है, वो स्टैटिक मशीन है, यानी कि उसके अंदर जो डिवाइस प्राइमरी कॉइल्स हैं सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो स्टैटिक ही रहती हैं। यहाँ पे भी कुछ नज़र आ रही है आपके पास। और वो क्या करती है, पावर को प्राइमरी कॉइल जो इनपुट होता है वो प्राइमरी होता है, जो आउटपुट होता है वो आपका सेकेंडरी होता है। तो यानी पावर को ट्रांसफ़र करती है प्राइमरी से किसके अंदर, वो सेकेंडरी के अंदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर। ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक मशीन यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती, प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होते हुए एनर्जी को। तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे बेस करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। देखें यहाँ पे कोर दिखाया हुआ है, पीछे पिक्चर दिखाई थी उसमें भी कोर दिखाया हुआ था, ये भी पूरा कोर है। एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है, दो किस्म की वाइंडिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स विच आर मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर। मैग्नेटिक कोर के जरिए लिंक हुई हैं हमारे पास, फ्लक्स के जरिए लिंक हो जाती हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती हैं। ऑल्दो wrapped अराउंड द सेम आयरन कोर, आयरन कॉन के ऊपर वाइंडिंग की होती है। एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है हमारे पास। द प्राइमरी कॉइल इज द फर्स्ट ऑफ टू कॉइल। दोनों कॉइल में से पहली कॉइल होती है उसको प्राइमरी कहते हैं, मेन कहते हैं, जिसमें हम इनपुट देते हैं। कोई डीसी की बात नहीं है, यहाँ पे एसी दिया जाएगा क्योंकि ये ऑपरेट करता है एसी के ऊपर। तो प्राइमरी कॉइल इज द फर्स्ट ऑफ टू कॉइल इन द सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड टू द एसी इनपुट पावर। वो कनेक्ट होता है किसके साथ, एसी इनपुट पावर के साथ। द सेकेंडरी कॉइल इज द अदर कॉइल। सेकेंडरी कॉइल जो है इसकी अदर कॉइल है विच डिलीवर द पावर टू द आउटपुट सर्किट। यहाँ से इनपुट लेते हैं और आउटपुट यहाँ से देते हैं इसके सेकेंडरी के जरिए। तो जो मेन होती है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जो आउटपुट दे रहा होता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं।
इसी तरह इसमें नंबर ऑफ टर्न है, जैसे यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके पास, तो प्राइमरी का टर्न है उसको NP बोलेंगे हम, और NS है वो सेकेंडरी का टर्न है, स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिक्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बताइए इसने कि प्राइमरी किस तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है। वैन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब करंट पास होता है प्राइमरी कॉइल में से, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कट करती है इसका कोर को, कोर में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट हो जाता है, करंट नहीं पास होता, फ्लक्स पास होता है। फ्लक्स जब कट करता है इस कंडक्टर को तो क्या करता है, इसमें इंड्यूसिंग इफेक्ट कर देता है। वैन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जब प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो फील्ड है ये तो ट्रांसमिट नहीं होती, एक्चुअली इसमें फ्लक्स जनरेट करता है, जो मैं आपको बताया था, और वो सेकेंडरी कॉइल के कोर को जाके कट करती है। चेंज इन द फील्ड, फील्ड ना बोलें फ्लक्स बोलते हैं, काज एंड अल्टरनेटिंग EMF टू बी जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ थोड़ा सा फील्ड से कंफ्यूज कर दिया, फील्ड ना बोलते तो बेहतर था। प्राइमरी साइड पर जो ट्रांस हैं जब उसमें करंट पास होगा इन वायर में से, तो वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस कोर को कट करेंगी तो इसमें फ्लक्स पैदा कर देंगी, वो फ्लक्स इस कोर में से चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन जब इसमें से सेकेंडरी कॉइल को जाकर वो हिट करेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग के अंदर वो इंड्यूस कर देगा, इंड्यूस करंट को, इंड्यूस वोल्टेज को। ये है प्रोसीजर एक्चुअली। द सेकेंडरी वोल्टेज VS है, जो सेकेंडरी के वोल्टेज हैं वो VS कहलाते हैं, और वो प्रोपोर्शनल होते हैं या रेशो में होते हैं किसके साथ, प्राइमरी के वोल्टेज, यानी कि VS/VP, ये रेशो हो गया किसका, वोल्टेज का। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी जो है वो NS है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी जो है वो NP है, वो भी आपस में रेशो होते हैं, दोनों का रेशो आपस में बराबर होता है। दो टाइप के पास ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक ट्रांसफार्मर दिखाया जा रहा है, साइड की जो वाइंडिंग है वो कम है, तार्स कम है, टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न कम है, और सेकेंडरी के ज़्यादा है। तो अगर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी के ज़्यादा हो तो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी एक मिसाल यहाँ पे दिखा रहा है, 110 वोल्ट दिए थे तो वहाँ पे कितने हासिल कर लिए, 220 कर लिए, 120 दिए थे तो वहाँ पे 240 हासिल कर लिए, ये कहलाता है स्टेप अप। इसी की दूसरी एग्जाम्पल जो है वो स्टेप डाउन की। अगर इनपुट के ऊपर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो और सेकेंडरी के ऊपर नंबर ऑफ टर्न कम हो, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, तो ये स्टेप डाउन कहलाएगा। 220 वोल्ट थे, क्या आ गया, 110 हो गया, स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया। 240 थे, उसको 120 पे लेके आ गया। तो दो टाइप के यहाँ पास ट्रांसफार्मर होते हैं जो आप वोल्टेज के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेप अप, अगर बढ़ाने हैं वोल्टेज तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाएगा, और कम करने हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाएगा। कहता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड टू द सेकेंडरी सर्किट इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ द सेम एज द प्राइमरी सर्किट पावर। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र करते हैं आप किसी प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर, तो वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, वो सेम हो पावर। तो ऐसा होता नहीं है, याद रख लीजिए, ऐसा नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सम लॉसेस होते हैं, हर जगह पे पावर डिसिपेट होता है, पावर ज़ाया होता है। तो कहता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि उसमें पावर जो होगा सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी का पावर सेम रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, वो डेसिपेट होता है पावर। एंड आइडियल ट्रांसफार्मर, यहाँ डिफरेंस बता रहा है आपको, एंड आइडियल ट्रांसफार्मर डेसिपेट्स नो पावर। कहता है आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कोई पावर को ज़ाया नहीं करता, यानी कि जब पावर ज़ाया नहीं होगा, जो जितना प्राइमरी पे था इतना ही पावर सेकेंडरी पे होगा। वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं हम पावर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, जितना प्राइमरी पे है इतना ही सेकेंडरी पे होगा। तो नंबर ऑफ जो उसका पावर है, पावर उसका वो क्या कहते हैं, बराबर होगा, वो डेसिपेट नहीं करेगा आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ये इमेजिनेशन है, याद रखिएगा इसको। पावर ऑफ प्राइमरी, पावर ऑफ सेकेंडरी आपस में बराबर होगा, कहा गया कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो प्राइमरी वाले हैं तो उसमें प्राइमरी का से PP आ जाएगा, जो सेकेंडरी वो SS आ जाएगा। ये आपका टॉपिक था इसके हवाले से। सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे इसके रूल्स ऑफ पावर के हिसाब से। थोड़ा टाइम लगेगा या थोड़ा सा कर लेते चले। रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में क्या रोल है जनरेशन का, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का क्या रोल होगा जनरेशन के अंदर, तो उसके हिसाब से कहता है, यहाँ पे दो स्टेप्स में बात कर रहा है। पहले में कहता है जनरेशन के, अगर आप जनरेट करें लो वोल्टेज को, जब लो वोल्टेज होगा तो ट्रांसमिट करेंगे तो उसको तो ज़्यादा करंट ट्रांस करेगा, वो ज़्यादा ट्रांस करेगा तो कंडक्टर भी बड़ा चाहिए होगा उसके लिए आपको, और वो पावर भी ज़्यादा ज़ाया करेगा। तो इसलिए कहता है ये तो फिजिबल नहीं है।
सेकंड तरीकाकार जो चल रहा है हमारे पास आजकल वो यही है कि हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो हाई वोल्टेज होगा तो करंट क्या होगा, लो होगा। लो करंट होगा तो कंडक्टर का साइज भी कम होगा हमारे पास। तो कहता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन अ लो वोल्टेज लेवल इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। ज़ाहिरी बात है, अगर आप वोल्टेज की जनरेशन करें लो लेवल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा थ्योरेटिकली, यानी कि समझ लें आप इसको। दिस लो वोल्टेज लेवल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीविंग एंड। अगर हम चाहें इस लो वोल्टेज के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें पावर को रिसीविंग एंड तक के लिए, दिस लो वोल्टेज पावर इफ़ ट्रांसमिटेड रिजल्ट्स इन ग्रेटर लाइन करंट लॉसेस। कहता है कि अगर आपने लो वोल्टेज जनरेट किए हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें आप सब इलाकों के अंदर, तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत महंगा प्रोसेस हो जाएगा और लाइन लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पावर आपका ज़ाया हो जाएगा। बट इफ़ द वोल्टेज लेवल ऑफ अ पावर इज़ इंक्रीज, अगर आपने जनरेशन जो की है वोल्टेज लेवल की ज़्यादा की हुई है, द करंट ऑफ द पावर इज़ रिड्यूस। अब पावर करंट का जो पावर का जो करंट होगा, पावर में जो करंट होगा तो वो कम होगा उसका, यानी कि सिस्टम में करंट रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा तो उसका आई आर लॉसेज जो है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या है सिस्टम के कम हो जाएगी। अक्सर हम शो मचा देते हैं कि जी वापडा वाले क्या कहते हैं, हमेशा बोलते हैं लाइन लॉसेज लाइन लॉसेज। लाइन लॉसेज इतने नहीं होते जितने क्या कहते हैं चोरियाँ होती हैं लोगों की। वो इसी की बात करते हैं, जो लॉसेस की बात करते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज की बात कर रहे होते हैं। तो लाइन के अंदर ये लॉसेस हो रहे होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर हमने जब हमने जनरेशन हाई की हुई है हमारे पास हाई वोल्टेज की, तो करंट लो है। करंट लो है तो करंट लो की वजह से क्या होगा, आई स्क्वायर लॉसेज भी क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, मिनिमाइज रहेंगे। रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब जो कंडक्टर पहले बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादा करंट की वजह से, अब कंडक्टर पतला इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। रिडक्शन हो जाएगी ना कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। जाहिर बात है हैवी कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, थिनर कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो चीपर पड़ेगा। तो ये आपको अप्लाई करना आसान रहता है। आल्सो क्या कहता है, इम्प्रूव हो जाती है वोल्टेज की रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रहा होता, वो कांस्टेंट रहता है। आजकल तो ऐसा नहीं है, आप देखें ये सारे ग्रिड सिस्टमों का हाल बुरा है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन का हाल बुरा है। आए दिन क्या कहते हैं, क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, बहुत वेरिएशन आ रही होती है। डेट इज़ नॉट गुड, ये गुड नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस लो, लेकिन ये अभी जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है मुझे आई डोंट नो, लेकिन ये गलत है, ख़राब चल रहा है हमारे पास पाकिस्तान में। तो कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस लो लेवल पावर मस्ट बी स्टेप अप। अब ये क्या करना चाहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बताता हूँ, वो ईजी हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये जनरेशन है, पावर प्लांट है, चाहे वो हाइड्रो के ज़रिए हो, पानी के ज़रिए बिजली बना रहे हो, या फर्नेस ऑयल के ज़रिए बना रहे हो, या थर्मल के ज़रिए, कोल के ज़रिए, वाट एवर सोर्सेज आपके जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, चाहे आपके सोलर हैं, चाहे विंड हैं, आपके कुछ भी हैं, ठीक है। जब वो क्या करेगा, जैसी वोल्टेज जनरेट हुए उसमें फ़ौरन स्टेप अप कर देगा। अब अगर देखें जामशेर से सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो हम सक्कर है, जामशेर है, कराची है, ये हमारे पास रूट्स हैं। अगर देखें तो इसमें 500 kV की लाइंस भी हैं, 132 kV की लाइन भी है, और साथ में 66 kV की भी लाइन है। इतनी हाई है वोल्टेजेस की लाइन है। क्या करते हैं, जनरेटर इतनी नहीं होते, 500 kV नहीं हो रही होती, उसको क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करके ये ट्रांसफार्म, ये बड़े बड़े क्या कहते हैं, सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, ये पोल्स हैं, ये एक टू मच क्वान्टिटी में इस्तेमाल हो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। लेकिन कंडक्टर साइज सेम रहता है, इनके अंदर कोई आई आर स्क्वायर लॉसेज नहीं होते, इतने मिनिमम होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं। स्टेप अप करके बेचते हैं तो करंट लो होता है लेकिन वोल्टेज हाई होते हैं इसके अंदर। जब ये हमारे शहरों में पहुंच जाते हैं तो ग्रिड में क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है, क्योंकि डायरेक्ट ये 66 kV आपका क्या कहते हैं 132 kV या 500 kV डायरेक्ट नहीं सकते सब्सक्राइबर को, ये स्टेप डाउन करेगा वाला। जब स्टेप डाउन करेगा तो फिर आगे ये 11 kV का फीडर बना के आपके एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यूनिट में, सेक्टर में, जो भी आप कह सकते हैं इलाके के अंदर। उसके बाद वो आपके घर मोहल्ले गली मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो भी अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो ये आपका रिसीविंग एंड है और ये आपका सेंडिंग एंड था। सेंडिंग एंड पे वोल्टेज को हाई अप स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के जरिए हाई वोल्टेज ट्रांस किए जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 स्टेप के अंदर स्टेप डाउन करते हैं उसको, उसके बाद फिर इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता है, दिस इज़ डन बाय स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के जरिए हम इसको करते हैं इस काम को। एट द सेंडिंग साइड ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क में सेंडिंग साइड में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के करते हैं। देखें कसर नज़र आ रहा है मेरा आपको ये।
At this high voltage power may not be distributed to the consumer डायरेक्टली नहीं दे सकते, ये लाइन हम जो है डायरेक्ट कस्टमर को नहीं दे सकते क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है। 500 kV हो सकता है, 132 हो सकता है, 66 हो सकता है, 33 हो सकता है, नहीं दे सकते इतना हाई वोल्टेज। तो क्या करता है, कंज्यूमर को डायरेक्टली दे नहीं सकते। दिस मस्ट बी स्टेप डाउन एट द डिसाइड लेवल, अपने लेवल पर जाके कम करते हैं इसको एट द रिसीव एंड तक विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ भी स्टेप डाउन किया है हमने, आगे भी स्टेप डाउन कराया। ये ग्रिड में करवाया था, ये हमने गली मोहल्लों में करवाया था। ये 11 kV का फीडर है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दे प्ले वाइटल रोल इन पावर ट्रांसमिशन। रियली ट्रांसफार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इसके कम्युनिकेशन।